अच्छा मैं क्यों करा रहा हूँ बता दूं, इसका कारण सिर्फ ये है ताकि मेरा थोड़ा सा रिवीजन हो इसके बारे में, आगे मुझे करना हो तो मैं फिर जल्दी से कर पाऊँ कभी। ये वो होल है या ऑब्स्टिकल कह लो, कुछ भी कह लो, इसकी विड्थ स्मॉल a मान लेते हैं। बहुत दूर कहीं स्क्रीन रखी हुई है ये मान के हम चल रहे हैं। यहाँ से वेव फ्रंट्स आते हैं ऐसे पैरेलल टाइप के, और उसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। मैंने क्या करा, उस पूरी विंडो को, उस ओपनिंग को बहुत छोटे छोटे से विंडो टाइप के सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 2 3 ऐसे करते हुए एन है ना। यहां से भी स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर लाइट जाएगी, अप्रोक्सीमेटली सारी रेज आपस में अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होगी, इस तरह से जा रही। अच्छा स्क्रीन पर कैसे भेजते हैं किसी पॉइंट पर वो भी बता दूंगा लास्ट में, एक बार जैसा बता रहा हूँ उसको समझते जाना। मान लेता हूँ कि हर एक छोटी विंडो जो है उसकी जो विड्थ है वो b है, ऐसा मान लिया मैंने। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल 1 2 ऐसे है ना, या इस बहुत सारे पॉइंट्स मानो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इस डायग्राम को देख के लिख सकता हूँ कि टोटल इस तरह की 1 2 3 टोटल b टाइम्स n-1 को a के बराबर लिखो। जहां दिक्कत है नहीं रोक देना मुझे, सही है बच्चों? यहाँ तक है ना, ठीक है। बहुत दूर स्क्रीन बना लेते हैं, और ये वो सिमेट्रिक लाइन थी बिल्कुल a/2 वाली, और यहाँ से भी वेव जा रही है, हर पॉइंट से जा रही है। मान लेते हैं हम थीटा एंगल पर कहीं वेव्स को भेजना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट वाली वेव और सेकंड वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, तो मैं बोल सकता हूँ b sin थीटा, चलेगा? यस सर। पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 3, 2b sin थीटा, समझ रहे होंगे बात? यस। इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 वाले को रेफरेंस मान रहा हूँ मैं, 1 वाली वेव को, सेकंड वाली वेव उससे इतना पार्ट डिफरेंस पर है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली के बीच में इतना, इस तरह से। अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूं बिटवीन 1 and 2, तो वो इतना सा लिखना है मुझे, k इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू वहां से रख दूंगा b sin थीटा। एक काम कर रहा हूँ, इस फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 को 5 मान लेता हूँ, 5 ये लिखा, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 3 is 2 5, और इस तरह से होगा। हो गया ना? यहाँ लिखते हैं, मान लो फर्स्ट वाली जो यहाँ से वेव जा रही है, पोर्शन से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन जहां भी जा रही है वहां पर लिख रहा हूँ y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। वहां पर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो इस तरह के फंक्शन के फॉर्म में मान लेते हैं, तो जो y2 होगा वो इतना होगा a sin ओमेगा t -5। फर्स्ट वाली और सेकंड वाली के बीच में 5 का फेज डिफरेंस, और सेकंड वाली लेट पहुंचेगी फर्स्ट के कंपैरिजन में क्योंकि ज्यादा ट्रेवल करती है, तो इसलिए फेज के मामले में थोड़ा पीछे चलेगी। y3 लिखूंगा मैं a sin ओमेगा t -2 ऐसे लिखते हैं, nth टर्म आ जाएगी। इरेज कर दूं, उस वाले पॉइंट पर सारी वेव्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट लिखूंगा, इन सबका समेशन कर देंगे, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t -5, इस तरह से। लास्ट वाली टर्म कुछ इस टाइप की होगी, a sin ओमेगा t माइनस n5 टाइप की। n-1 होना भाई अगर मैं पॉइंट से मान रहा हूँ तो भाई n वेव बनाऊंगा, है ना, और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि एक आध टर्म लास्ट की कम कर दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे।
मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है, क्या तुमको मैथ्स में ऐसी कोई सीरीज सिखाते हैं क्या? यस सर। क्योंकि नेट पे ऐसा जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि मैथमेटिकली बच्चे जानते हैं कि भाई इसकी जो समेशन आता है, मैं देख रहा हूँ उस टाइम नेट पर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है। यस सर, होता है सम ऑफ यस साइन सर होता है। है ना, कुछ होता होगा, अब मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं देख के बता दूं कि वो क्या होता है। एक सेकंड रुकना है ना। ए साइन एन फाइव, ये होता है इनका समेशन। ए साइन के अंदर एन 5/2 अपॉन एन 5/2, एक बार देख लूंगा वापस से, साइन 5/2, सॉरी, साइन के अंदर 5/2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, अगर एन टर्म्स मान लो तो जो लास्ट टर्म आएगी एन 5/2 आएगी। कोई n-1 मान लो तो n-1 लिख देना यहाँ पर। एक बार, क्या तुम लोगों को आता है समेशन ये जो मैंने लिखा है? यस सर। ठीक, यही चाहिए और तुमको ही आना चाहिए। एक बार यहाँ तक नोट कर लो। तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इक्वेशन तो अभी हमारे पास, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इस पूरी टर्म को, ये तो टाइम पे डिपेंड कर नहीं रही ना, इसको आर मान लेते हैं, तो बाकी एज इट इज लिख दो। ये एसएचएम टाइप की इक्वेशन आ गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब देखना, हमारा टारगेट था उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करना। हम जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो उस पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए, जिसको मैं कैपिटल आई बोल रहा हूँ, आई का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो बोल सकता हूँ मैं सम कांस्टेंट के इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ये है उस पॉइंट पर, नोट करते चलना, वैल्यू पुट कर देते हैं। आई इक्वल्स टू के टाइम्स आर स्क्वायर, वहां से रख दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n 5/2 अपॉन साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस n स्क्वायर को अंदर ले जाता हूं, दोनों को अंदर ले जा रहा हूं, देखना कैसे। an का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर n 5/2 अपॉन n 5/2 का होल स्क्वायर। 5 को बहुत छोटा एंगल मानते हुए, और 5 छोटा है भी सही, 5 था दो लगातार वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, जो कि हमने ऐसे लिखा था 2π/λ इंटू b sin थीटा। तो छोटा एंगल मानते हुए नीचे वाले को जो है ना, इस वाली टर्म को, इसमें 5 आ रहा था, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। इसको नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें n से मल्टीप्लाई होकर ये बड़ा नंबर बन जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। यहां से देखना, I इक्वल्स टू k टाइम्स, देखो मैंने इंटेंसिटी को k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माना था। एक सिंगल छोटे से पोर्शन से जो लाइट जा रही है उसका एम्पलीट्यूड हमने a माना है। इस तरह के सारे पोर्शन से जो टोटल है n टाइम से, मतलब पूरी इस होल से या स्लिट से जो लाइट जाएगी, k इंटू ये जो है ना, ये वाली टर्म, इसको बोल सकता हूँ अगर पूरा एक ही पोर्शन होता वहीं से लाइट जाती तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती आई नॉट, k इंटू ए एन स्क्वायर को आई नॉट लिख दिया, अलग से आई नॉट का मीनिंग लिख दूंगा, साइन स्क्वायर n 5/2 अपॉन दिस, जहां पर आई नॉट का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ होल लाइट फ्रॉम स्लिट, पूरी लाइट जो स्लिट से निकल रही है उसकी टोटल इंटेंसिटी को आई नॉट बोल रहे हैं। और लास्ट स्टेप में यहीं से ही इस n 5/2 को बीटा सिंबल से लिख रहा हूं मैं, n 5/2 को,
यही फॉर्मूला हम फाइनली ऐसे लिख लेंगे, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, जहां पर बीटा अलग से लिखा हुआ है, m फाइव बाई टू, फाइव अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो बात हो गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हमने जो मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन किए थे ना, उस बात को भी देख लेते हैं एक बार इस वाले तरीके से। एक बार नोट करके मुझे इंडिकेट कर देना, लास्ट तक नोट करके। जैसे इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, है ना, मान लो इंटेंसिटी चाहिए मुझे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कहाँ गई है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको और थोड़ा सा यहाँ लिख लो एक बार, आई इक्वल्स टू आई नॉट, चलो ऐसे चलने वाला। इस वाले पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ, एक सेकंड, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा, उसको एक्सप्लेन करते हैं इस फॉर्मूले से। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बोल सकता हूँ कि ये थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो पुट करेंगे तो फाइव जीरो आएगा, फाइव जीरो होगा तो बीटा की वैल्यू जीरो होगी, बीटा जीरो होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैं ऐसे करूंगा ना, लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ये जो है ना, इसकी वैल्यू लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो के लिए 1 के बराबर आ जाएगी। वो तुम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो, तरीका होता है ना कुछ, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे बीटा टू LH जीरो। रूल। हाँ, तो उससे इंटेंसिटी ये आ जाएगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी यहाँ से लाइट की निकलती है वही यहाँ पर पहुंचती है, ऐसा यहाँ से प्रूव करा है। अब मान लो मुझे फर्स्ट मिनिमा को एक्सप्लेन करना है, कैसे करें बताओ भाई। फर्स्ट मिनिमा के वहां इंटेंसिटी जीरो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये जीरो आना चाहिए। ये जीरो आने के लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओगे? पाई। हाँ, पाई होगी या 2 पाई 3 पाई इस टाइप से आ सकती है। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो पाई होगी, सही है। बीटा अगर पाई है, बीटा तक पहुंचो, ये रहा बीटा, मैं लिख रहा हूँ बीटा इक्वल्स टू था m पाई बाय टू, पाई की वैल्यू वहां से रख देते हैं एक बार थोड़ा बीटा को ढंग से जमा ले, 2 से उड़ा दो 2, n टाइम्स b को, है ना, n टाइम्स b को अप्रोक्सीमेटली मैं उस पूरी होल की विड्थ स्मॉल a बोल सकता हूँ, तो a पाई बाय लैम्डा साइन थीटा, ये हमारा बीटा था। बीटा की वैल्यू पाई रख दो तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय a आ रही है शायद, देखना, है ना। तो उस एंगुलर पोजीशन पता चल रही है इस पॉइंट की जहां पर पहला मिनिमा है। क्या उस एनसीईआरटी वाले मेथड से भी यही आया था क्या रिजल्ट? देखो एक बार मैच करा के। ओ बच्चों, यस सर। ठीक है। बस इस तरह से करते हैं, और यही बात मुझे बतानी थी, पर इसका फिर बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है आईआईटी के एग्जाम के हिसाब से।
नोट करके बता देना ताकि अपन चैप्टर में आगे बढ़े। चलो, तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई अगर, तो थोड़ी मेहनत मैं भी तुमसे करवा रहा हूँ। तो मुझे फर्स्ट मिनिमा के बाद आएगा नंबर फर्स्ट मैक्सिमा का। फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन पता करके बता दो। रुशील म्यूट हो जाना। फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन तो मुझे पता करके बताना। घर पे करना, घर पे मतलब क्लास के बाद करना, आराम से, अभी नहीं करना है। बस शॉर्ट में कहीं साइड में लिख लेना याद रखने के हिसाब से, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक चल रहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पोलराइजेशन। उसमें ये बात हो चुकी है कि भाई अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, यहाँ तक बात हो चुकी थी। हेडिंग लिखेंगे हम मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, शायद ये भी लिखा होगा, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। अलग अलग मेथड्स के थ्रू लाइट को पोलराइज किया जाता है। फर्स्ट मेथड लिखना, ये रेड कर दूं पहले। हाँ, तो पोलराइजेशन के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट है बाय पोलराइजर। पोलराइजर एक मटेरियल होता है, डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं। पोलराइजर का एक एग्जांपल है निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म मटेरियल की खास बात है ना। इस मटेरियल के बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं है कि मटेरियल के अंदर क्या होता है एटॉमिक लेवल, तो वो सारी बात नहीं करनी है। सिर्फ इसके बारे में सिर्फ ब्लॉक डायग्राम समझना है, देखना कैसे। यहां से लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड, जिसमें वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में हर डायरेक्शन में, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। इसको पोलराइजर में से पास कराते हैं। पोलराइजर को ब्लॉक डायग्राम में एक विंडो की तरह दिखाया जाता है, बताता हूँ कैसे। असली में कोई ऐसा नहीं कि मटेरियल में बीच में एक विंडो बना रखी है, उसमें से लाइट निकल के जाएगी। सिर्फ एक्सप्लेन करने के तरीके बना रखे हैं, और एग्जाम में भी अगर सवाल आता है तो वो बोलते हैं विंडो के बारे में इस तरह के वर्ड के साथ। इसको ऐसा फील करो, फील करने के लिए कि कार्डबोर्ड लगाया हमने, उसमें एक पतली सी विंडो बना दी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेशन है वो इस विंडो के अंदर से पास करके जब इधर की तरफ निकलेंगे, तो लाइट का जो प्रोपगेशन है, जैसे वो इधर की तरफ हुआ था, अब जो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, वो एक पर्टिकुलर इस विंडो की लाइन के अलोंग ही वाइब्रेशन होंगे, और ये है पोलराइज्ड लाइट। ये नोट कर लो डायग्राम। इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस लाइट की इंटेंसिटी मान लो आई नॉट थी अनपोलराइज्ड की, तो पोलराइज्ड वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 होती है। कोई एक्सप्लेन करना चाहता है ऐसा क्यों, और एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको कि अगर अनपोलराइज्ड की इंटेंसिटी आई नॉट या आई है, तो पोलराइज्ड वाले की हाफ हो जाएगी। थोड़ा सोचो,
दिमाग लगाना चाहूँ तो। कोई नहीं, कोई तो होगा। चल थोड़ी हिंट दे सकता हूँ अगर तुम उसके बाद सोचो तो। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एक हिंट तो ये। और साथ साथ कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। क्या आप कोई किस्मत आजमाना चाहता है? सर हाँ जी। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद ऑसिलेट कर रहा है किसी साइन या कॉस फंक्शन के हिसाब से, हाँ तो फिर उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके बाद में अपने एवरेज ले लिया। ये कारण नहीं है। कारण ये है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है उसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में, मान लो मैं किसी रैंडम इस डायरेक्शन के वाइब्रेशन देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो ई नॉट मान लेते, ई नॉट है ना। उस ई नॉट का जो कंपोनेंट इस विंडो में से पास होगा, मान लेते वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस विंडो के साथ कुछ θ1 एंगल बनाता है, तो इसमें से जो पास होगा वो मैं ऐसे बोलूंगा, इतना पास होगा ई नॉट कॉस θ1। ऐसे किसी दूसरे वाले का मान लो θ2 एंगल है, ई नॉट कॉस θ2। फिर मैं उन सबका स्क्वायर करूंगा इंटेंसिटी निकालने के लिए। फिर उन सबका एवरेज लूंगा, एवरेज इंटेंसिटी की बात चल रही होती है, तो ई नॉट स्क्वायर और सारे कॉस θ1 स्क्वायर θ2 स्क्वायर इन सबका एवरेज लेंगे पूरे 360 डिग्री के लिए, तो वो हाफ आएगा। और इसको हम लिख देंगे इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी। कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में बातें, कहीं से कहीं तक भी किताबों में भी डायरेक्टली लिखा जाता है। आईटी लेवल की किताबों की बात कर रहा हूँ, है ना, कि पोलराइजर में से पास कराने पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। करेंगे सवाल थोड़ी देर में इस पर बेस्ड, है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक यही चल रहा है अभी कि पोलराइजर से हमने अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसी के अंदर हेडिंग लिखे मेलस लॉ। ये लॉ ये बोलता है कि मान लो कोई लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है। अगर मैं पोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास कराऊं जिसकी विंडो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पर है, तो जो लाइट निकलेगी यहां से उसमें वाइब्रेशन इस विंडो के अलोंग होंगे बस। तो लॉ ये है कि अगर पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई है तो पोलराइजर से निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी आई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। ये नोट कर लें, और मुझे लगता है ये समझना इजी है। थीटा का मीनिंग याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और विंडो जो है पोलराइजर की उसके बीच का एंगल। हो गया होगा। यहां से लाइट आती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। एक पोलराइजर लगा दिया गया जिसकी विंडो इस तरह से है, यहां से लाइट निकली इस विंडो में से। एक दूसरा पोलराइजर रखा गया जिसकी विंडो लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल पर है।
यहाँ जो लाइट मिलेगी यहाँ पर, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बच्चा सवाल, छोटे छोटे बच्चों के ऐसे सवाल बनाए जाते हैं और ये मेंस में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। जहां तक मुझे आइडिया है पिछले 3 या 4 साल पहले ये सवाल पूछा गया था। डाटा हो सकता है डिफरेंट हो। और पोलराइजेशन में से अगर न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, पुराने सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए बता दूं, तो वो इसी टाइप के इक्वेशन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं मेलस लॉ पर बेस्ड। मेलस लॉ या भी एक आएगा ब्रूस्टर एंगल थोड़ी देर में, उस पर इन दोनों में से सवाल के चांस ज्यादा है। हो गया होगा भैया, आंसर तो आ गया होगा, चैट पे बता सकते हो। चैट पे बताना है, हाथ पैर ऊपर नहीं करने। और ये भी गलत कर दोगे ना तो सैल्यूट है तुमको, मतलब नतमस्तक हो जाऊंगा तुम्हारे सामने में अगर तुमने ये भी गलत करके दिखा दिया तो। प्रियांशु जी सवाल जो है बोर्ड पे दिख रहा है, लैंग्वेज कुछ लिखवाई नहीं मैंने। अगर तुमको बोर्ड दिख रहा है तो सवाल भी दिख रहा होगा। चलो भी, तो आंसर आएगा 3I0। एक सेकेंड मैं देख लूं आंसर। हाँ 3I0/8। किस किस का आ गया था, हाथ ऊपर करके बताएं ईमानदारी से। 3I0/8 आंसर है। जल्दी से हाथ ऊपर करें, सबका आना चाहिए तो यार, अगर यही नहीं आ रहा तो फिर क्या कर रहे हो। 3I0/8, 1 2 3 4 लगभग 6-7 बच्चों का आया। तो सही आंसर है I0/8, लिख लेना। सही आंसर है I0/8। किसी को डाउट हो तो पूछे भाई, किसी का आंसर कुछ और आया हो जरूर डिस्कस करें। यस सर, मेरा 3I0/8 आया था। 3I0/8 आया ना जया? यस सर। अभी भी गलती समझ में नहीं आई? नहीं आ रही। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। जब लाइट इसमें से निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे होंगे, ये इंटेंसिटी होगी I0 से आधी होगा I0/2। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और विंडो के बीच का एंगल 60 है। हाँ सर, आगे आगे। अरे वाह बहुत जल्दी बात पकड़ी तुमने। हाँ सर बिल्कुल। हो गया होगा भाई, बढ़े आगे। ये तो बात हो गई मेलस लॉ या पोलराइजर की हेल्प से किस तरह से पोलराइज बनाया गया। दूसरा जो तरीका है उसका नाम है बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी लाइट को पोलराइज किया जाता है। जैसे मान लो ये कोई बाउंड्री है जो दो अलग अलग मीडियम्स को, इधर एयर या वैक्यूम माने, इधर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाला, यहां से लाइट को भेजा गया। ये लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं इस तरह से। लाइट के थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ। लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं। यहाँ से कुछ एनर्जी या कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में चल जाएगा। फिर क्या किया गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको अलग अलग एंगल पे लाइट को डाल के देखा गया। एक ऐसा एंगल मिला, थीटा बी से डिनोट कर रहा हूँ, जिसको ब्रूस्टर एंगल कहा जाता है, लिखवा दूंगा अभी। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल मिला जिसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये 100% पोलराइज्ड थी। और इसमें जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में अंदर की तरफ ऐसे वाइब्रेशन पाए गए इस तरह से। और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये भी कुछ अमाउंट में है ना पार्शियली पोलराइज्ड पाई गई।
इसको फुल्ली पोलराइज बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी स्लैब्स रखी जाती है, एक और स्लैब, बहुत कम कम थिकनेस की स्लैब्स। तो फाइनली जो लाइट निकलती है रिफ्रैक्टेड, वो भी पोलराइज हो जाती है काफी अमाउंट में। पर उस बारे में कोई बात करता नहीं है, तो अपन भी नहीं करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। बस ये जो डायग्राम दिखा है, इस डायग्राम के साइड में लिखेंगे थीटा बी जो है उसका नाम है ब्रूस्टर एंगल, और हाथों हाथ हम लिखेंगे ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये रिजल्ट बताया एक्सपेरिमेंटली कि जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज पाई गई, उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री पाया गया। सारी बातें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही है हमारे लिए, हम तो एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सकते, तो मानना पड़ेगा जैसा उन्होंने बोला है। और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। निकाल के बताओ, ब्रूस्टर एंगल निकाल के बताओ, वही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हेल्प्स लॉ यूज में लेना है, बस आ जाएगा रिजल्ट। पार्शियली पोलराइज मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट में यहाँ पर थे हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो कुछ तो वाइब्रेशन कुछ डायरेक्शन के कम हो गए। बहुत टाइम लगाया भाई, रिजल्ट आएगा tan थीटा ब्रूस्टर इक्वल्स टू n। किसी का नहीं आया रिजल्ट तो मुझसे संपर्क करें अभी। किसी का भी रिजल्ट नहीं आया हो तो अभी हाथों हाथ संपर्क करें। हो गया, बढ़े आगे। तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मेंस एग्जाम के हिसाब से पूछ सकते हैं वो कि भाई फाइंड ब्रूस्टर एंगल, या जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेंगे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रूस्टर एंगल देते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल बना देंगे। बोल सकते हैं ना कि अंदर एक फिश है, उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बताओ उसकी अपरेंट डेप्थ क्या होगी। इस तरह का सवाल बना सकते हैं आपस में रिलेट करते हुए चीजों को। थर्ड जो मेथड है वो है बाय स्कैटरिंग, SCATTERING, बाय स्कैटरिंग। हमारे सिलेबस में इसकी थ्योरी जो है वो इतनी सी है कि मान लो कोई हवा में डस्ट पार्टिकल है, यहाँ से मान लो अनपोलराइज लाइट आ रही है, तो डस्ट पार्टिकल से टकराकर इधर उधर चल जाती है, रैंडमली इधर चल गई, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना, टकरा के इधर जाना। और ये पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि जितनी भी लाइट रेज आएंगी सभी कन्वर्ट होंगी, जो लाइट कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में डायग्राम बना के दिखा रखा है। सिलेबस में सिर्फ ये है कि जो स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ की पावर 4, या ऐसे बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, जहाँ लैम्डा का मतलब जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। इसमें इस तरह की बात कर सकते हैं कि भाई व्हाइट लाइट आती है, स्कैटर होती है, बताओ
सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर में होगी, इस तरह से इसमें टाइम पास किया जा सकता है। तो विबग्योर में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर की होगी? है भाई, क्या कहते हो? वॉयलेट। वायलेट। सबसे कम स्कैटरिंग होगी रेड कलर की, और इसलिए ही जो सिग्नल्स होते हैं ना रोकने के लिए कि रुक जाओ, वो रेड कलर की लाइट के बनाए जाते हैं। कोई समझाएगा ऐसा क्यों बोला मैंने अभी? ताकि दूर तक देख सके सिग्नल को। हाँ, कि अगर रेड वाली लाइट वहां से निकलेगी सिग्नल से और हम काफी दूर खड़े हो गए तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और स्कैटरिंग इतना तो फील हो रहा है कि लाइट आ रही है सिग्नल से टकरा के इधर उधर कम अमाउंट में जाएगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी हमारी आंखों तक पहुंचेगी, दूर से देख सकते हैं उसको। हो गया होगा? छोटे छोटे से टॉपिक मान सकते हो मेंस के, जो एक बार जब एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले कम से कम फॉर्मूले जरूर देख के जाए, है ना, ये सजेशन तो बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या चीजें तो दिमाग में रखते हैं पर फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो फिर बेकार है फिर ये टॉपिक। हेडिंग लिखना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ब्रैकेट में लिखना ब्रैक्स लॉ। डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूव किया। वो क्या प्रूव किया, स्टार लगा के लिखो। वेव नेचर, दिस ऐसे लिख लो, दिस एक्सपेरिमेंट gives an idea about wave nature of particle. This experiment gives an idea about wave nature of particles. तो उनका सेटअप वेटअप नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ काम की बात बता रहा हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, उनको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराने के लिए मान लो कुछ प्लेट्स लगाकर बीच में होल कर दिए, इसको कॉलीमेटर बोलते हैं, इस तरह की डिवाइस को, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्ट्रेट मूव करते हुए आ रहे हैं। इनको एक्सलेट करवाया गया कोई सेल बेल या बैटरी लगाकर, और यहाँ पर मान लो कोई एक मेटल का पीस रखा गया, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, और यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर रखी है, स्केल मान लो, स्केल इस तरह का, और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा दिया गया जो अलग अलग पोजीशंस पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को मेजर करके बताता है ना। यूज्ड टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हुआ क्या, रिजल्ट जो आया एक्सपेरिमेंट का, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टकरा के इधर स्कैटर हुए, कुछ इधर की तरफ गए, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में गए। एक सेकंड, एक काम करना, सिर्फ एक ही टाइप का डायग्राम बनाना, मतलब यहाँ से आए इलेक्ट्रॉन और यहाँ गए। हम क्या करेंगे, इस मेटल को रोटेट करेंगे, मेटल को रोटेट करने से जो रिफ्लेक्टेड बीम है इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और अलग अलग पोजीशन पर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर कलेक्ट करे मैंने, यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो I1 पाई गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट करे इंटेंसिटी I2 पाई गई, यहाँ कलेक्ट करे I3 पाई गई, किसी जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई, कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी आई, और यहाँ से इन्होंने बोला
कि भाई इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है कि भाई इसको चेंज करने पर उनकी लोकेशन अलग अलग लेकर देख रहे हैं, तो कहीं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, कहीं कम, ये कुछ उस तरह का बिहेवियर है जैसे यहाँ से रेस जाए और उनका इंटरफेरेंस हो, किसी जगह पर इंटरफेरेंस से मैक्सिमा बन जाए, किसी जगह पर इंटरफेरेंस से मिनिमा बन जाए। तो शॉर्ट में एक बार डायग्राम बना ले जैसा बना रखा है मैंने, फिर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आऊंगा काम की बात पर, जो कि ये है ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ को यहाँ समझा दूं इस जगह पर। जैसे मान लो अगर इस मेटल का एटॉमिक लेवल टाइप का डायग्राम बनाया जाए, एटम्स को दिखाया जाए, एक एटम ये, एक ये, एक ये, इस तरह एक लेयर बना लेते हैं। ये एक लेयर हो गई एटम्स की। फिर और अंदर जाएंगे मेटल में, तो उसके नीचे एक और इस तरह की लेयर बना लेते हैं। ऐसे लेयर्स बनाते जाओ। ये जो सेपरेशन, इसको स्मॉल डी बोल रहा हूँ, एटॉमिक सेपरेशन कह सकते हैं इसको, दो एटम्स के बीच का सेपरेशन। अब देखना, मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस मेटल पर, उनमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ जो यहाँ आकर बिल्कुल लाइट की तरह, मान लो थोड़ी देर के लिए डायग्राम, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चल जाता है। मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है इसके साथ थीटा एंगल पे आया था, ठीक है। एक और एटम नीचे वाला, उस पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया बिल्कुल इसके पैरेलल टाइप का, वो थोड़ा सा मेटल के अंदर वाली सरफेस से टकरा के गया। अगर मैं इन दोनों को बिल्कुल वेव की तरह मानते हुए इनका इंटरफेरेंस कराऊं, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, इधर लिखूं, पाथ डिफरेंस कितना होगा देखें। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, ऐसे उधर भी ड्रॉ कर दो। ये वाली लेंथ और इसमें ये और वो वाली लेंथ तो इक्वल है। जो नीचे वाली वेव ने, जानबूझ के वेव बोल रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करी वो है ये वाली। ये कितनी आएगी, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा डी का, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, 2d साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस आया। मान लो अगर मैं मैक्सिमा बनाना चाहता हूँ इंटरफेरेंस से, और मैक्सिमा, इस पार्ट डिफरेंस को हम n लैम्डा के बराबर करेंगे, ठीक है। यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं 2d साइन थीटा बाय n। ये वेव मानते हुए, है ना, हमने लैम्डा पता कर लिया, और इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम उन्हें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से, क्योंकि पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है ना। तो h डिवाइड बाय वो जो लैम्डा वहां से आएगा, थोड़ा सा और ढंग से लिखें इसको, वहां से जो लैम्डा आ रहा है उसको लिख दूंगा रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी। उस लैम्डा को यहाँ पुट करके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। कई बार तो नहीं, ज्यादा पूछते नहीं है, पर फिर भी बाय चांस अगर क्वेश्चन में n नहीं पता हो, n, if n is not given to us, क्योंकि मैक्सिमा के लिए तो ये n लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अगर n नहीं देंगे तो हम n को 1 मानेंगे। n दे देंगे या कुछ बता देंगे इसके बारे में, जनरली बताते ही नहीं है इसके बारे में सवालों में, ऐसा देखा गया है आज तक। तो अगर नहीं बताएंगे तो n को 1 मान लेंगे और सॉल्व करके बता देंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ना, उसमें भी कुछ इसी तरह का फंडा होता है कि इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वेव नेचर मानते हुए कुछ होता होगा, ज्यादा आइडिया है नहीं तो बोलूंगा नहीं।
नोट कर लिया होगा यहाँ तक? तो इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, रिजॉल्विंग पावर। हेडिंग को लिख लो, रिजॉल्विंग पावर। और कुछ बच्चों ने मुझसे जूम पर भी मैसेज डाल के या व्हाट्सएप पे भी कि सर लास्ट टाइम पर मेंस का रिवीजन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बता देता हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो, इच्छा हो तो सुन ले, और किसी को जानो तो जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक का नाम जरूर लिख लेना, रिजॉल्विंग पावर।